फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो दिसंबर 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट डेज, ऑनर्स, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक, जो भी रहा है न्यूज़ में, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे हम डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं दिसंबर में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट डेज जो है वो पूछे जाते हैं। तो दिसंबर महीने में सबसे पहला दिन होता है वर्ल्ड एड्स डे, जो कि दिसंबर 1 को ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद है दुनिया को एड्स के बारे में अवेयर करना। एड्स जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि HIV वायरस से होता है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक RNA वायरस है और इटसेल्फ ये कुछ नहीं करता, बट बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे इतना डिटोरिएट कर देता है कि लो से छोटी से छोटी बीमारी भी जानलेवा साबित हो जाती है। तो इट इज ऑब्जर्व इन 1 दिसंबर 2024। तो 2024 को तो हर साल बनाया जाता है, तो इस साल जो है 1 दिसंबर 2024 को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया गया। शुरुआत कब हुई इसकी? 1998 में। पहली बार ये 1998 में बनाया गया। साथ ही आपको ध्यान रखना है थीम का। तो इस साल की जो थीम है वो है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। तो आपको क्या याद रखना है? पहला कि 1 दिसंबर को कौन सा दिन होता है? वर्ल्ड एड्स डे होता है। पहली बार कब बनाया गया? 1998 में। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है थीम, दैट इज इट। बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ, दैट इज 2 दिसंबर। उस दिन होता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। भारत का नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है वो 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसे बनाया गया था टू रिमेंबर जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, और जिसपे एक मूवी भी बनी है, आई थिंक द रेलवे मैन है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है। बहुत अच्छी तरह से वहां पोर्ट्रे किया है किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से एक पॉइजनस गैस की लीकेज की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसी दिन की रिमेम्बरेंस में इस डे को जो है ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ऑन 2 दिसंबर। फिर आता है 3 दिसंबर, जिस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो भी स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए संसार को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि उनके लिए भी जो ज़्यादा सुख सुविधाएं जो है उपलब्ध की जाएं, उनके लिए इजी कन्वीनियंट ये वर्ल्ड को बनाया जाए। इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। शुरुआत जो है इसकी हुई थी 1981 में। 1976 में UN जनरल असेंबली में ये डिसाइड हुआ था कि 1981 से हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल पर्संस सेलिब्रेट ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है हमारे लिए, दैट इज पैरालंपिक्स। हम ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं कि जो भी हर 4 साल बाद जो भी स्पोर्ट्स जो हैं ओलंपिक्स में होते हैं, उसी तरह से जो ये स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए भी एक तरह का ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 4 साल बाद, एंड दैट इज नोन एज पैरालंपिक्स। और वो पहली बार हुआ था 1960 में। इस साल भी हुआ था, जहां पर ओलंपिक्स हुआ था, लेटर ऑन पैरालंपिक्स भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि हमारे देश से किसने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी वो पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे ऑन December 4। तो December 4 को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो भी एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फाउना है, जो भी वनस्पतियां, जो भी जानवर जो हैं जिनकी जनसंख्या गिर रही है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व जो है वो किया जाता है। पहली बार जो है इट वॉज स्टार्टेड इन 2012 बाय हिलेरी क्लिंटन। बात करें इसकी थीम की, तो इस साल की जो थीम है वो है एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस तरह से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। सो द लास्ट इंपॉर्टेंट डेज, लास्ट नहीं है, अभी है कुछ। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे जो है वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो है अडॉप्ट किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को 10 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया था, और उसी की अडॉप्शन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे जो है वो मनाया जाता है। इस डिक्लेरेशन के साथ वर्ल्ड के सभी देशों ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने लॉज को मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस डिक्लेरेशन। ह्यूमन राइट्स की तरफ जो है वो फोकस करेंगे। बात करें इस साल की थीम की, तो दैट इज इक्वालिटी फॉर लॉ फॉर ऑल, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट, कि सबको बराबर लेके चलना है, इनइक्वालिटी को जितना हो सके मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट आता है यूनिसेफ फाउंडेशन डे, जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है।
11 दिसंबर को यूनिसेफ की, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड, उसे फाउंड किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ताकि फंड्स और एड्स को इकट्ठा किया जा सके जो भी वर्ल्ड वॉर 2 से ग्रसित बच्चे और महिलाएं थी। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 11 दिसंबर को, इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ फाउंडेशन डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट इज 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है गुड गवर्नेंस डे। गवर्नेंस का मतलब हुआ, गुड गवर्नेंस का मतलब हुआ ऐसी सरकार जो कि अकाउंटेबल भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, पब्लिक सेंट्रिक भी है, लोगों के लिए काम करती है, लोगों के इंटरेस्ट में काम करती है। तो उस दिन को, गुड गवर्नेंस डे को जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर को ही आता है हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, और उसी ओकेजन पर गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है। बात करें हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्हें भारत रत्न मिला था 2015 में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। 2015 में उनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। सबसे पहले कवर करते हैं नेशनल न्यूज। जो नेशनल न्यूज दिसंबर मंथ में रही है, दैट इज कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो फ्री मूवमेंट रिजीम है भारत और म्यांमार के बीच में, उसे थोड़ा रिड्यूस किया जाए, उसे थोड़ा सा कम किया जाए। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यांमार न्यूज में रहा है, तो यू शुड नो कि म्यांमार और भारत के बीच में कौन सी स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो कौन कौन सी हैं? ऐसी 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें न्यूज से ये लेना है। सेकेंड इज एफएमआर क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम। अब भारत और म्यांमार के बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वेल डिफाइंड नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, कहीं वैलीज हैं, कहीं माउंटेन्स हैं। तो ऐसे बॉर्डर को जो वेल डिफाइंड नहीं है, वहां पर जो ट्राइबल्स दोनों जगह रहते हैं, वो जनरली उनके जो रिलेटिव्स हैं वो दोनों जगह रहते हैं, और उन्हें प्रॉब्लम होती है ये आइडेंटिफाई करने में कि किस रीजन की तरफ है। तो ताकि उनकी इजी मूवमेंट हो सके, उन्हें अलाउड था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन 16 किलोमीटर ऑन बोथ साइड वो मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अब उसी एफएमआर को, फ्री मूवमेंट रिजीम को, जो कि 16 किलोमीटर तक की थी, उसे रिड्यूस करने की बात की जा रही है 10 किलोमीटर तक, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इस रिजीम का जो है फायदा उठा रहे हैं इंसर्जेंट्स ग्रुप। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन जो है वो इस वजह से हो रही है। ठीक है, इंसर्जेंसी जो है उसके केसेस जो है वो देखे जा रहे हैं, तो इसे रिड्यूस करने की बात की गई है 10 किलोमीटर तक। ठीक है, तो 16 से 10 किलोमीटर कंप्लीटली स्क्रैप नहीं कर रहे, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2018 में फ्री मूवमेंट रिजीम की जो है वो शुरुआत की गई थी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। तो हर साल किसी वर्ड को ऑक्सफोर्ड वर्ड जो है डिक्लेयर किया जाता है, तो इस साल का जो वर्ड है वो है ब्रेन रॉट। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपका ये जो वर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मीनिंग जानना आपके लिए अच्छा हो जाता है। सो ब्रेन रॉट क्या होता है? ये देखा गया है कि जो बहुत लो क्वालिटी सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट में जो है वो बहुत डाउनग्रेड या डिग्रेशन जो है वो देखा गया है, और इसी को ब्रेन रॉट कहते हैं। कि जो लो क्वालिटी कंटेंट है, जो टिकटॉक में है, जो रील्स में है, उसे कंज्यूम करने की वजह से जब पर्सन्स की कॉग्निटिव हेल्थ में, उनकी समझदारी में, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, इमोशनल इंटेलिजेंस में जो डिक्रीज आता है, उसे कहा जाता है ब्रेन रॉट। तो ये डिसीजन जो है पब्लिक वोटिंग के बाद जो है वो लिया जाता है, और अराउंड 37,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और फाइनली इस वर्ड को जो है डिक्लेयर किया गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट न्यूज है FSSAI, दैट इज फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आता है, उसको एक नई कैटेगरी में ऐड किया है। क्या है? हाई रिस्क फूड कैटेगरी। जो मिनरल वाटर्स हम लेते हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स जो हम लेते हैं, उसे डाल दिया गया है हाई रिस्क फूड कैटेगरी में। अब इसमें डालने का मतलब यह है कि रेगुलर बेसिस पे इनके इंस्पेक्शन तो होंगी ही, साथ ही थर्ड बॉडी ऑडिट्स भी इनके कराए जाएंगे। थर्ड पार्टी ऑडिट्स, थर्ड पार्टी ऑडिट्स का मतलब है कोई इंडिपेंडेंट जो कंपनीज होती हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, जो FSSAI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, वो भी इनकी ऑडिट करेगी। यानी कि इनकी जो स्क्रूटनी है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा रिस्क की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो BIS के जो स्टैंडर्ड इनको लेने होते हैं, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड लेने के लिए, इन्हें अब थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? सो इट हैज बीन एडेड टू द
हाई रिस्क फूड कैटेगरी बाय FSSAI। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट बात करें, दैट इज कोस्टल शिपिंग बिल 2024 अ स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग इंडिया मैरीटाइम। इसमें कुछ इतना आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बिल है, जब ये एक्ट बन जाएगा, जब पास आउट हो जाएगा तभी ये न्यूज में आएगा, वी विल कवर इट देन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट अष्टलक्ष्मी महोत्सव टू शोकेस 8 नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स। तो दिसंबर महीने में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ऑर्गेनाइज हुआ था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की ग्रोथ की तरफ बहुत काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से होकर ही जाती है। नॉर्थ ईस्ट हमें बहुत सारे रीजन्स के साथ जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो वहाँ की डेवलपमेंट होगी तो इट विल इन टर्न बेनिफिट द होल इंडिया। तो उसी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस महोत्सव को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पर? भारत मंडपम में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कल्चर वगैरह हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस को सेलिब्रेट, इसको या ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया था। बात करें मैसकट की, तो पूर्वी जो है इसकी मैसकट रही है इस आप कहें महोत्सव की। सो ये इवेंट जो है इंट्रोड्यूस किया एक पूर्वी, अ यंग गर्ल हु रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सिंबलाइजिंग द स्पिरिट ऑफ रीजन बियॉन्ड द फेस्टिवल। तो मकसद इस महोत्सव का था कि जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसे रिप्रेजेंट किया जा सके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, और उनको एक तरह से एक पुश मिल सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, इसे अराउंड न्यू रजिस्ट्रेशन मिले हैं 1.45 करोड़। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम 1 करोड़ सोलर टॉप इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करने हैं नॉन कमर्शियल रेजिडेंशियल घरों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेजिडेंशियल की बात हो रही है कि हर घर में मैक्सिमम 1 करोड़ लोगों के घरों में जो सोलर रूफ हैं उनकी जो इंस्टॉलेशन है वो प्रोवाइड की जाए बाय 2027। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 27 है। इस स्कीम का ये मकसद है। ठीक है, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, लेकिन किस में हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि कमर्शियल प्लेसेस, तो कमर्शियल का नहीं है, रेजिडेंशियल सेक्टर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो दिसंबर महीने में सेलिब्रेट किया गया। तो कल्चरल पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसका मकसद होता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड के ट्राइबल पीपल सेलिब्रेट करते हैं, अपने मार्शल आर्ट वगैरह को ये डिस्प्ले करते हैं। 1 से 10 दिसंबर तक ये नागालैंड में जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ये नागालैंड के ट्राइबल पीपल का माना जाता है। यहाँ पे वो अपने रिचुअल्स को, ट्रेडिशन को, कल्चर को जो है पोर्ट्रे करते हैं। तो हॉर्नबिल इज अ फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। ठीक है, दिसंबर महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स वगैरह का जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है। इस साल की अगर थीम की बात करें तो दैट वाज कल्चरल कनेक्ट। नेक्स्ट है, भारत इस साल चेयर करने वाला है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो इस साल जो चेयरमैनशिप मिली है भारत को, मिली है 68th सेशन की यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स को। इस एजेंसी जो है ये काम करती है वर्ल्ड में जो भी नारकोटिक ड्रग्स है वो जो फैल रहे हैं उनके कंट्रोल की तरफ ये पर्टिकुलर कमीशन काम करती है। ये किसके अंडर आती है? इट कम्स अंडर UNODC, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जो इन टर्न जो है इकोसॉक के अंडर काम करती है, जो एक मेजर ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो इकोसॉक के अंडर UNODC काम करती है और इसी की निगरानी में जो है इसकी मीटिंग्स, इसके सेशन किए जाते हैं CND के, और इसकी जो 68th सेशन की जो चेयर है दैट इज गिवन टू इंडिया। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दैट इज PM पोषण स्कीम। तो PM पोषण स्कीम, एनहांस न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, ये न्यूज में थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो PM पोषण स्कीम है वो कोई नई स्कीम नहीं है, ये एक एग्जिस्टिंग स्कीम को न्यू नाम दिया गया है। और वो कौन सी स्कीम थी? मिड डे मील स्कीम।
ठीक है। मिड डे मील स्कीम जहां पे बच्चों को न्यूट्रिशन फूड भी प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विद द स्टडीज, उसी को नया नाम दिया गया है पीएम पोषण। और कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड तक दिया जाता है, दैट इज फर्स्ट टू एट्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों को न्यूट्रिशनल फूड जो है इस पर्टिकुलर मिशन के अंडर प्रोवाइड किया जाता है। तो नाउ मिड डे मील इज नोन एज पीएम पोषण। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना है, मिड डे मील स्कीम का ही न्यू नाम है पीएम पोषण, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कॉफी प्लांटेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सरफासी एक्ट। तो सरफासी एक्ट क्या रहता है कि जहां पर जो भी कमर्शियल ग्रुप्स हैं जो लोन्स लेते हैं और वो डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी नीलामी की जाती है फॉर रिडेम्पशन ऑफ लोन्स, ठीक है। तो वो सरफासी एक्ट में आता है। बट अब सरकार ने ये कहा है कि जो कॉफ़ी प्लांटर्स हैं वो सरफासी एक्ट में नहीं आएंगे, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा फॉर द इफ दे बिकम फॉर द लोन रिकवरीज, ठीक है। तो ये डिक्लेयर किया गया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड दैट द Securitization and Reconstruction of Financial Assist and Enforcement of Security Interest Act will not apply to coffee plantation, ठीक है। तो वो लोन लेते हैं, लोन डिफॉल्टर होते हैं, तो भी वो सरफासी एक्ट में नहीं आएंगे, उनके लिए एक सेपरेट जो है प्रोसीजर वो स्टेप किया जाएगा। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेट जीएसआई दैट इज जियो साइंस म्यूजियम इन ग्वालियर। तो ग्वालियर में एक म्यूजियम जो कि जियो साइंस पे बेस्ड है उसका इनॉग्रेशन किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट जी ने, दैट इज श्री जगदीप धनखड़ जी ने। तो आपको याद रखना है कि ये जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है, वो ग्वालियर में है। जियो साइंस म्यूजियम दैट इज इन ग्वालियर और मध्य प्रदेश में, और मार्किंग द लॉन्च ऑफ प्रीमियर सेंटर डेडिकेटेड टू एक्सप्लोरिंग एंड सेलिब्रेटिंग अर्थ जियोलॉजिकल ट्रेजर्स। तो ये जो म्यूजियम है ये पूरा फोकस होगा अर्थ के जियोलॉजिकल ट्रेजर्स की तरफ, वहीं का उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट और रिप्रेजेंट जो है वो किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लॉन्चेस उड़ान यात्री कैफे टू एड्रेस ओवर प्राइस एयरपोर्ट रिफ्रेशमेंट। तो एयरपोर्ट पर जो भी रिफ्रेशमेंट अवेलेबल होती है, बेवरेजेस होते हैं, फूड स्टफ्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इसी को आप एक तरह से कहें, इसी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि कोलकाता पे है, उन्होंने स्टार्ट किया है उड़ान यात्री कैफे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ओन ये उड़ान यात्री कैफे है जहां पे बेवरेजेस और फूड स्टफ जो है वो चीपर प्राइजेस पे अवेलेबल कराए जाएंगे। तो इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो पहले एक एयरपोर्ट पे लॉन्च हुआ है एंड लेटर ऑन इट विल बी एक्सटेंड टू अदर एयरपोर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। और ये इनिशिएटिव जो है वो स्पर किया गया बाय राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा, उनके द्वारा ये जो इनिशिएटिव है उसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ पर हुई है, आपको याद रखना है। उड़ान यात्री कैफे जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट से शुरुआत हुई है और क्या मकसद है उसका, चीपर प्राइजेस पे बिवरेजेस और फूड स्टफ्स देना। और इसका पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 26 जनवरी 2025 की जो परेड होनी है उसकी जो थीम है वो डिसाइड कर ली गई है। और इस साल की जो थीम रहने वाली है वो रहने वाली है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। हर साल जो भी 26 जनवरी की सेलिब्रेशन होती है उसकी थीम रखी जाती है। तो इस साल की जो थीम है वो दिसंबर महीने में डिसाइड कर ली गई थी, दैट इज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। दिस विल बी द थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड, जो भारत के डिफरेंट कल्चर, हेरिटेज और डेवलपमेंट जर्नी को जो है अपनी झांकियां, जो भी वहां पे झांकियां होती हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो उसकी थीम जो है वो ये रहेगी। ऑल्दो जनवरी की करंट अफेयर्स में भी हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो 2024 में जो भी नाम है, आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी से पहले अराउंड 25 को 24 को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड, बाल पुरस्कार जो हैं ये अवार्ड दिए जाते हैं बच्चों को। जो भी कुछ कैटेगरीज जो हैं वो डिसाइड की गई हैं जिसमें उन्होंने कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होता है, उनको ये प्राइज दिए जाते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए ये प्राइज दिए जाते हैं। फील्ड्स की अगर हम बात करें तो हियर आर द फील्ड्स: आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। तो बच्चों ने इनमें से किसी भी फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो तो उन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, ठीक है।
और बात करें इस साल किन किन को ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है, नोटेबल अवार्डी कौन रहने वाले हैं, तो किया हेडकर 14 साल की आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में उनको मिल रहा है। अयान सजाद, उनको भी आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में मिल रहा है। व्यास ओम जिग्नेश, ही इज ऑल्सो गेटिंग इन आर्ट एंड कल्चर। सौरभ कुमार जो है वो ब्रेवरी में। लियोमा थापा ऑल्सो इन ब्रेवरी। सिधुरा राजा इनोवेशन। ऋषेक कुमार इनोवेशन। हेमबत नागा स्पोर्ट्स में उनको मिल रहा है, और जूडो प्लेयर हैं नक्सल अफेक्टेड एरिया से। ठीक है, कश्मीर की अगर हम बात करें तो अयान सजाद इज फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, सूफी सिंगर हैं कश्मीर से, और इन्हें मिल रहा है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू कश्मीरी म्यूजिक। ठीक है, सो इसे आप पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप इसे पॉज करके भी डिटेल में इसे रीड डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या काम इन स्टूडेंट्स ने, इन बच्चों ने किया है जिसपे इनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। बात करें इस अवार्ड की तो शुरुआत 1996 में हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। तो बच्चे जो 5 से 18 साल की कैटेगरी के बीच के होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। कैटेगरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या मिलता है, मेडल, सर्टिफिकेट और एक कैश प्राइज ऑफ ₹1 लाख जो है ईच रिसिपिएंट को प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस अवार्ड। तो गुड गवर्नेंस डे जो कि 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी के ओकेजन पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव दैट इज कॉल्ड विकसित पंचायत कर्मयोगी। विकसित पंचायत कर्मयोगी का मकसद है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा और प्रमोट करना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, उनको थोड़ा और एम्पावर करना। और बात करें कि ये किस कैंपेन के अंडर आएगा, दैट विल कम अंडर द कैंपेन ऑफ प्रशासन गांव की ओर, जिसका मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन को विलेज लेवल तक लाना है। क्योंकि जब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ट्रू वर्ड्स में होगी, लोग एक्चुअली इन्वॉल्व करेंगे हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक्चुअल बेनिफिट लोगों तक पहुंचेगा। तो उसी चीज को पहुंचाने के लिए इस इनिशिएटिव का स्टार्ट किया गया है अंडर द कैंपेन प्रशासन गांव की ओर ऑन गुड गवर्नेंस डे। ओके, आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। दिस वाज अबाउट द नेशनल न्यूज जो कि दिसंबर मंथ में रही है। इंटरनेशनल न्यूज की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने इंप्लीमेंट कर दिया है फर्स्ट सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16। तो सोशल मीडिया का इंपैक्ट जो है लोगों की, जैसे अभी हमने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर भी देखा, ब्रेन रॉट था, यानी कि सोशल मीडिया में जब लो क्वालिटी कंटेंट आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट होता है। तो सिमिलर जो है वो बच्चों में देखा गया है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठा लिया है कि उसने एक लीगल वे ला दिया है जहां पे वो बैन कर रहे हैं बच्चों का टू एक्सेस सोशल मीडिया। तो 16 साल के कम उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो 50 मिलियन तक का फाइन भी हो सकता है। ठीक है, और सिमिलर लाइंस पे भारत भी इस तरफ काम कर रहा है। ऑल्दो अ कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं लाया गया है, बट डाटा प्रोटेक्शन के जो नए रूल्स आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इट विल डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स के अप्रूवल से ही बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं। और अब वहां पर जो है आप देखते होंगे, अभी अगर आप फेसबुक या कहीं पर भी अकाउंट बनाते हैं तो जस्ट यू नीड टू टिक कि आप 18 ईयर से अबव है या कम है, बट नाउ यू नीड अ गवर्नमेंट इशू आईडी, तो वो पेरेंट्स की ही होती है, उसी को आप डालकर कोई अकाउंट एक्सेस या बना सकते हैं। ये भारत की तरफ हो रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया ने ब्लैंकेट बैन ला दिया है 16 साल के कम उम्र के बच्चों तक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनेज, कैपिटल कैनबेरा, और करेंसी की बात करें तो दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट इज कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डेजिग्नेट फ्रांस एज अ फोकस कंट्री। तो कोलकाता में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है उसकी जो डेजिग्नेटेड कंट्री है दैट इज फ्रांस। दिसंबर में हुआ वो। ठीक है, 175 फिल्म्स को दिखाया गया डिफरेंट कंट्रीज की, 29 कंट्रीज का पार्टिसिपेट था। डेजिग्नेट कंट्री वाज फ्रांस। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन डिजर्टिफिकेशन टॉक्स कंक्लूड विदाउट एग्रीमेंट। तो यूएनसीसीडी की टॉक्स हुई लेकिन कोई भी फाइनल निष्कर्ष नहीं पहुंचा। ठीक है, तो क्या बात हुई वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये यूएनसीसीडी है क्या। तो यूएनसीसीडी क्या है? इट इज अ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, एक संस्था बनाई गई थी कि जो एरिड रीजन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हम देखें तो एरिड रीजन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप उठाई जाए, उसके लिए संस्था का जो है निर्माण किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें बॉन जर्मनी में है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है इसके वो हैं इब्राहिम थ्योर। ठीक है, वो इसके सेक्रेटरी हैं।
हेडक्वार्टर इसका जर्मनी बॉन में है और यूएनसीसीडी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, और मीटिंग कहाँ हुई थी, रियाद सऊदी अरेबिया में। कोई फाइनल आउटकम नहीं हुआ है, सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इज Tanzania to be partner country for International गीता महोत्सव in कुरुक्षेत्र from November 28 to December 15। तो नवंबर 28 से दिसंबर 15 तक गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ था। उसमें जो हमारी पार्टनर कंट्री थी वो तंजानिया रही। तंजानिया ही जो सूरज कुंड मेला हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, हर साल होता है, इस साल भी हुआ था, वहां पे भी हमारी जो पार्टनर कंट्री थी दैट वाज तंजानिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दो मेजर कल्चरल प्रोग्राम्स में हमारी जो पार्टनर कंट्री है वो तंजानिया रही है। तंजानिया की अगर हम बात करें, उसकी कैपिटल जो है वो दोदोमा है, करेंसी तंजानिया शिलिंग, प्रेसिडेंट की बात करें सामिया सुलहू हसन, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कासिम माजालिवा। ठीक, ओके, सो द लास्ट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम जो भी रिमेनिंग है दैट इज स्टेट न्यूज या अवार्ड्स इंडाइसिस वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर की जो लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज 2 रेड पांडास फ्रॉम रोटरडैम जू नीदरलैंड टू बी ब्रॉट टू पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग फॉर कंजर्वेशन ब्रीडिंग। सो 2 पांडास को लाया गया दार्जिलिंग के एक जू में। कहाँ से लाया गया, इट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम द नीदरलैंड। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज में रहा है जू, ये कहाँ पर है, पद्मजा नायडू जू ये कहाँ पर है, इट इज इन दार्जिलिंग। ठीक है, और वहां से 2 पांडास को लाया गया कंजर्वेटिव ब्रीडिंग के लिए। ठीक, सो कंजर्वेशन की बात करें, ये जो बात करें पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की, जो कि दार्जिलिंग में है, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1958 में हुई थी और ये बहुत सक्सेसफुल कैप्टिव ब्रीडिंग जो है रेड पांडास की जहां पर की जाती है, इसीलिए 2 और पांडास जो हैं जहां पर यहां पर लाए गए हैं फ्रॉम द नीदरलैंड। ठीक है, ओके, सो दैट वाज अबाउट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज एंड द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द दिसंबर 2024। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी रिमेनिंग न्यूज़ रह गई है दिसंबर की वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग JKPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो द मंजिल भारत ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एट मिनिमल प्राइस ऑफ 49। पहला टेस्ट जो है वो सबके लिए फ्री है, आप जाके उसे जो है उस पर अपियर हो सकते हैं, उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट के लिए आपको 49 रुपीज़ जो है वो पे करने। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। द मंजिल भारत ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।